जय हिंद मित्रांनो. मिशन सीटीटी सरावासाठी टेस्ट सिरीज मधल्या पेपर क्रमांक 1 ची जी 5वी प्रश्नपत्रिका आहे त्याच्यामधल्या सामाजिक विज्ञान या विषयाच्या 30 प्रश्नांच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओमध्ये मी सर्वांचं मनापासून स्वागत करत आहे. परंतु तत्पूर्वी आपण जर चॅनलवर नवीन असाल तर आमचं चॅनल सबस्क्राइब करा, साइडचं जे बेल आयकॉन आहे त्याला देखील प्रेस करा, जेणेकरून सीटीटी संदर्भात आणि शिक्षक भरती संदर्भात कोणत्याही माहितीची अपडेट आपल्याकडून मिस होणार नाही. आणि मित्रांनो, आपल्याला जर का सरावासाठी मिशन सीटीटी ही जी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करायची असेल, ज्यामध्ये तुम्हाला जे आहे 5-5 प्रश्नपत्रिका पेपर 1 आणि पेपर 2 च्या पीडीएफच्या स्वरूपामध्ये, त्याचबरोबर त्याची आन्सर की आणि प्लस प्रत्येक प्रश्नाचं व्हिडिओच्या माध्यमातून स्पष्टीकरण हवं असेल तर स्क्रीनवर आपल्याला जो नंबर दिसत आहे त्या नंबरला संपर्क करा आणि आजच ही जी मिशन सीटीटी टेस्ट सिरीज आहे ती जॉईन करा. चला तर मित्रांनो, वेळ वाया न घालवता सुरू करूया आपल्या आजच्या स्पष्टीकरणाच्या व्हिडिओला. मग अपने जो सामाजिक विज्ञान इस विषय के जो सवाल है वो सवाल थे क्वेश्चन नंबर 121 से 150, यानी आखिरी के जितने भी सवाल थे वो हमारे सवाल रहेंगे इस सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड. 30 सवाल आते हैं. देखिए 121 नंबर का सवाल है, ऐसे जानवर जिसके शरीर पर बाल तथा दिखाई देने वाले कान होते हैं. अब ये कौन है? अब इसमें अंडे देने वाले जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलेंगे ओविपेरस, जरायुज जिसे हम इंग्लिश में बोलेंगे विविपेरस, उभयचर, एम्फीबियंस या फिर हम उसे बोलेंगे अकशेरुकी या फिर इनवर्टेब्रेट्स. इनमें से वो कौन से जानवर है जिसके शरीर पर बाल भी होती है और दिखाई देने वाले कान भी होते हैं? तो ये क्या होते हैं? ये जरायुज ये जो प्रकार है विविपेरस, इस टाइप के जानवर पाए जाते हैं. चलिए 122 नंबर का सवाल देख लेते हैं. क्या पूछा गया है? वायु प्रदूषण का मानवीय स्रोत क्या है? ज्वालामुखी उद्गार के उत्पन्न प्रदूषण, बी नंबर अंतरिक्ष से प्राप्त तत्व, वनाग्नि या फिर उपर्युक्त सभी. तो देखिए, वायु प्रदूषण होने का प्रमुख कारण जो है वो ज्वालामुखी भी है, अंतरिक्ष से प्राप्त जो तत्व है वो भी है और वनाग्नि भी होता है. यानी ये उपरोक्त जो सभी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिए हुए हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर चूज करेंगे ऑप्शन नंबर डी. चलिए 123 नंबर का सवाल देखते हैं. हाथियों के झुंड में सभी निर्णय कौन लेता है? सबसे उम्रदराज नर, सबसे उम्रदराज अधेड़ नर या फिर अधेड़ मादा, कौन लेता है? तो देखिए, जो सबसे उम्रदराज होता है, चाहे वो नर हो चाहे वो मादा, उसको जो है अधिकार होता है कि हाथियों का जो झुंड है उसके अंदर क्या निर्णय लिया जाए. किसी भी डिसीजन का जो डिसीजन मेकर जो है वो सबसे ज्यादा उम्रदराज हाथी या फिर हाथिन हो सकती है. 124 नंबर का सवाल है, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं? जापान, स्कॉटलैंड, चाइना या फिर इराक. सबसे ज्यादा अगर से भूकंप दुनिया की बात की गई, अगर से सबसे ज्यादा भूकंप कहीं पर पाए जाते हैं तो वो देश है जापान. ठीक है, जापान. चलिए 125 नंबर का सवाल है, भारत में सर्वाधिक चक्रवात प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? पठारी क्षेत्र, गंगा का मैदान, समुद्र तट या फिर हिमालय का क्षेत्र. इनमें से क्या भारत में सबसे ज्यादा चक्रवात से प्रभावित जो क्षेत्र है वो एग्जैक्टली कौन सा है? तो वो सबसे ज्यादा जो चक्रवात आता है वो समुद्री तट के ऊपर हमें जो है देखने को मिलता है, इसलिए हम लोग बोलेंगे दोस्तों समुद्र तट. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. चलिए 126 नंबर का भी सवाल हम लोग हल कर लेते हैं. 126 नंबर पे क्या पूछा गया है? चंगपा लोगों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो गलत है? गलत पूछा गया है. तो अब देखिए, वे तंबुओं में रहते हैं, ये जो स्टेटमेंट है वो सही है. चंगपाओं का एकमात्र कोष उनकी बकरियां हैं, ये भी जो स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही है. वे पत्थरों से बने आश्रय में अपनी बकरियां रखते हैं, ये भी जो स्टेटमेंट है, ये जो वाक्य है वो बिल्कुल सही है. अब बचा हुआ एक ही है,
वे मध्यम तापमान वाली कम ऊंचाई पर अपनी बकरियां चराते हैं। ये जो कथन है वो बिल्कुल गलत है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हम लोग इस सवाल के जवाब में चूज करेंगे। 127 नंबर, विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्था कौन सी है? रेड लाइन, रेड सर्कल, रेड क्रॉस या फिर लाइफ लाइन, कौन सी है? देखिए, रेड सर्कल नहीं है, रेड लाइन भी नहीं है, रेड क्रॉस है। हमें जो है इससे मिलते जुलते जितने भी वर्ड है वो दिए गए हैं जानबूझकर, ताकि जो है हमारे जो छात्र है वो कंफ्यूज हो जाए, लेकिन हम लोग कंफ्यूज होने वाले में से बिल्कुल नहीं। हम लोग सही जवाब लिखेंगे रेड क्रॉस। देखिए 128 नंबर पे क्या गया है? 26 जनवरी 2001 को कच्छ में क्या हुआ था? बाढ़ आई थी, भूकंप आया था, बम ब्लास्ट हुआ था या फिर गैस रिसाव हुआ था? क्या हुआ था? अब ये तो बहुत ज्यादा हमें सोचने की बात नहीं है। कच्छ में जो है 26 जनवरी हमारा जो प्रजासत्ताक दिन है, गणतंत्र दिवस होता है, उस दिन जो है बहुत तूफानी जो है भूकंप आया था, जिससे बहुत ज्यादा नुकसान गुजरात के कच्छ ये जो शहर है उसके अंदर हुआ था। 129 नंबर का सवाल, भूस्खलन की घटनाएं किस काल में सर्वाधिक होती है? वर्षा काल, शीतकाल, ग्रीष्मकाल या फिर वर्ष पर्यंत? भूस्खलन यानी भूस्खलन हम किसको बोलेंगे कि जिससे जमीन जो है खिसक जाती है। खिसकने का कारण यह होता है कि जमीन जो है वो थोड़ी सी नर्म हो जाती है, और जमीन नर्म कब होगी, क्यों होगी? तो वर्षा के कारण, इसलिए हम लोग बोलेंगे यहां पर वर्षा काल में। ठीक है, वर्षा काल में। 130 नंबर का सवाल देखिए, भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को क्या कहते हैं? टाइफून, ज्वार, बाढ़ या फिर चक्रवात? क्या बोलते हैं इसको? देखिए, भारत के तटवर्ती भागों में आने वाले तूफानों को, तूफानों का नाम दिया हुआ है, उसे टाइफून बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। ज्वार, ज्वार भी नहीं बोलेंगे। बाढ़, बाढ़ भी नहीं है, तो फिर वो क्या है? उसे चक्रवाती तूफान बोलते हैं, चक्रवाती तूफान। ठीक है, जो कि तटवर्ती भागों में आता है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 131 नंबर का सवाल, जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण है, ये परिभाषा किसकी? फिटिंग की, टैंसले, डेविस या फिर इनमें से कोई भी नहीं? किसकी? जीवों के पारिस्थितिक कारकों का योग पर्यावरण होता है। पर्यावरण की जो है इसने व्याख्या की थी वो व्यक्ति फिटिंग कहला, फिटिंग है। ठीक है, फिटिंग उसका नाम है। इसके बाद देखते हैं 132 नंबर का सवाल, प्रतिभाशाली छात्र का निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छा होता है? प्रतिभाशाली छात्र का निम्नलिखित में से किसमें सबसे अच्छा प्रदर्शन होता है? जिज्ञासा में, रचनात्मकता में, अभिव्यक्ति में या फिर इनमें से सभी? अब प्रतिभाशाली बालक हम लोग किसको बोलेंगे कि जो बहुत आला जहानत वाला है, हाईली इंटेलेक्चुअल जो कैंडिडेट्स है, उसमें जिज्ञासा भी होती है, उसमें रचनात्मकता भी होती है, उसमें अभिव्यक्ति भी होती है। यानी ये जो तीनों भी ऑप्शन है वो लागू पड़ेंगे हमारा ये जो छात्र है जो कि प्रतिभाशाली है उसके उसके बारे में। तो हम लोग क्या बोलेंगे इसका इसका फिर जवाब क्या लिखेंगे हम लोग? तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। ठीक है, 133 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से जैविक घटक कौन सा है? पादप, मृदा, वायु या फिर जल? क्या पूछा है? हमें पूछ रहा है जैविक घटक। अब ये कोई पूछने वाली बात है क्या? जितने भी पादप है वो क्या कहलाते हैं? वो जैविक घटक है। इसलिए बहुत आसान सा सवाल है, बहुत ज्यादा हमें सोच विचार करने की जरूरत नहीं पड़ी है। 134 नंबर में, पर्यावरण के मुख्य कारकों में कौन शामिल है? जलवायु, भौगोलिक स्थिति, वनस्पति या फिर ये सभी? पर्यावरण के मुख्य कारकों में कौन शामिल है? तो पर्यावरण के कारक तो जलवायु है, पर्यावरण का कारक भौगोलिक स्थिति भी है, और वनस्पति तो लाजमी है, होना ही होना है। इसलिए हम लोग बोलेंगे कि इसका जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब रहेगा। ठीक है, उसके बाद 135 नंबर पे देखते हैं, यदि कक्षा 5 का छात्र पिछली गर्मियों की छुट्टियों में पहाड़ों में सुनी गई पक्षियों की आवाज की नकल करता है
तो वो किस चीज में अच्छा है? जिज्ञासा में, भविष्यवाणी करने में, व्यक्त करने में, या फिर सुधार करने में? अब इसका जवाब हमें बहुत ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। उसने जो पक्षियों की आवाज सुनी है और पक्षियों की आवाज की जो नकल कर रहा है, उसको जो है वो व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है, भले वो जिस तरीके से भी आवाज निकाले, लेकिन वो क्या कर रहा है, अपनी जो भावनाएं हैं वो अपनी व्यक्त करने की कोशिश कर रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। 136 नंबर का देखिए, पृथ्वी पर कितने कैलोरी सौर ऊर्जा प्रति वर्ग सेंटीमीटर प्रति मिनट प्राप्त होती है? 1.94 ग्राम, 1.49 ग्राम, 2.94 ग्राम, या फिर 9.14 ग्राम? कितनी होती है? तो वो होती है दोस्तों 1.94 ग्राम प्रति मिनट। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से कौन सा उई का घटक नहीं है? संलग्न करना, अन्वेषण करना, समझना, या फिर अनुमान लगाना, कौन सा? सवाल नंबर 137। तो इसमें जो है उई का जो घटक नहीं है वो है अनुमान लगाना। अनुमान से इसको लेना देना नहीं होता है। बाकी संलग्न करना जो है, अन्वेषण करना और समझना, ये उसके घटक होते हैं। 138 नंबर का सवाल है, स्व पारिस्थितिकी में कोई भी जैव जाति निम्नलिखित किसे भली प्रकार से विकसित कर सकती है? विभिन्न समूहों को, जैविक समुदाय को, अपनी वंश वृद्धि को, या फिर इनमें से ऐसा कोई भी सही जवाब नहीं है। तो स्व परिस्थिति में जैव जाति अपनी वंश वृद्धि को जो है विकसित करती रहती है, अपना वंश बढ़ाने के लिए वो सदैव जो है तत्पर रहती है, कोशिश करती रहती है। 139 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा ईवीएस की पाठ्य पुस्तकों का घटक नहीं है? ईवीएस के ऐसा समझ लेना इसे। ठीक है, रंगों, रिडल्स और पहेलियों के साथ मौज मस्ती। बी नंबर, कविताएं, वास्तविक जीवन की कहानियां और लोगों के अनुभव। अभ्यास प्रश्नों एवं परिभाषाओं की अच्छी संख्या। या फिर डी नंबर, सर्वेक्षण करें, सोचे और बताएं, चर्चा करें, कल्पना करें और लिखें, इसे करें और पता लगाए प्रकार के जो खंड होते हैं वो कौन सा नहीं है? तो अभ्यास प्रश्नों और परिभाषाओं की अच्छी संख्या, ये रहेगा इसका सही ऑप्शन। 140 नंबर, परिस्थितिक तंत्र, जिसे हम इकोसिस्टम बोलेंगे, शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो किसने किया था? रोस, पीटर हेगेट, टेंसले, या फिर हैकर? तो देखो इकोसिस्टम ये जो टर्मिनोलॉजी है वो टेंसले ने दी। टेंसले, हरित गृह प्रभाव से सुरक्षा का उपाय क्या है? ओजोन की क्षमता पर रोक, सघन वृक्षारोपण, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, या फिर उपर्युक्त सभी? क्या है? हरित प्रभाव से सुरक्षा का उपाय हमें पूछा गया है। तो देखिए, ओजोन की क्षमता पर रोक, सघन वृक्षारोपण और ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों का उपयोग, ये सभी जो है वो उसमें लागू पड़ते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। 142 नंबर का जो सवाल है वो देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से जानवर अंडे उत्पन्न करते हैं और साथ ही उनके शरीर पर शल्क होते हैं? अंडे भी उत्पन्न करते हैं और शरीर पर शल्क होते हैं। प्लेटिपस और मछली, मेंढक और प्लेटिपस, मेंढक और मगरमच्छ और मछली। अब इसमें से कौन सा है? तो देखिए, इसमें जो मगरमच्छ है वो अंडे भी देती है और उनके शरीर के ऊपर जो है शल्क भी होते हैं, और इसी कैटेगरी में जो है हमारी मछलियां भी आती है, इसलिए हम लोग बोलेंगे ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 143 नंबर का जो सवाल है वो देखते हैं, हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में होने वाला जो परिवर्तन है वो कौन सा है? तापमान में वृद्धि होगी, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होगा, या फिर इस प्रकार के सभी जो घटनाएं हैं वो घटित होती रहेंगी? तो देखिए, हरित गृह प्रभाव के द्वारा जलवायु में तापमान में वृद्धि होगी,
समुद्र के जल स्तर में वृद्धि होगी, वर्षा के प्रारूप में परिवर्तन होगा, यानी उपर्युक्त जो सभी है वो सभी की सभी चीजें जो है वो घटित होगी। ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद देखते हैं 144 नंबर का जो सवाल है वो, निम्नलिखित में से किस पौधे का तेल के स्रोत के रूप में उपयोग किया जाता है? अब इसकी पत्तियों का छत्ते बनाने के लिए उपयोग किया जाता है। वो सरसों है, वो नारियल है, वो सूरजमुखी है, या फिर वो है मूंगफली? कौन सा है? तो देखिए इसका जो उपयोग है, तेल जो है हम नारियल का निकालते हैं और उसका जो बचा हुआ मटेरियल है जिसे हम पत्तियां बोलेंगे, उस पत्तियों का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? छत्ते बनाने के लिए करते हैं, छत्ते बनाने के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे सवाल नंबर 145। मीथेन में वृद्धि का कारण क्या है? सीमेंट उद्योग से, जलमल के सड़ान से, शीतगृह व रेफ्रिजरेटर से, या फिर ये सभी के सभी जो है वो सही है। तो देखिए मीथेन में वृद्धि का कारण होता है जलमल के सड़ान से। बहुत ज्यादा तौर पर जो है वो मीथेन पैदा होती है। जैसे कि हम लोग जो है बायोगैस निर्मित करते हैं, तो बायोगैस भी हम क्या करते हैं, उसको जलने और सड़ने देते हैं। 146 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अमीनो अम्ल शरीर में कार्बोहाइड्रेट से विश्लेषित किया जा सकता है? लाइसिन, वेलाइन, ल्यूसिन या एलानाइन? कौन सा? तो देखिए वो एलानाइन जो अमीनो एसिड है वो जो है अपने शरीर में कार्बोहाइड्रेट से संश्लेषित किया जाता है। 147 नंबर का सवाल है, हरित गृह गैसें क्या है? CO2, मीथेन, CFC या फिर ये सभी? हरित गृह में कौन कौन सी मतलब गैसें होती? हरित गृह में CO2 होता है, मीथेन तो होगा ही वहां पर, CFC भी है, यानी क्या होगा इसका जवाब? ये सभी। 148 नंबर पे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी स्थितियां बच्चों में रिकेट्स और वयस्कों में ओस्टोमलेसिया इसका कारण बनती है? विटामिन डी का कम सेवन, विटामिन सी का कम सेवन, विटामिन सी का अत्यधिक सेवन, या फिर विटामिन डी का अत्यधिक सेवन? इनमें से जो है वो सही जवाब कौन सा रहेगा? तो देखो विटामिन डी की कमी के कारण क्या होता है, जो छोटे बच्चे हैं उनमें रिकेट्स और जो वयस्क लोग हैं उसमें ओस्टोमलेसिया नामक जो बीमारी है वो फैलती है। 149 नंबर पे, भारत के किस क्षेत्र में झूमिंग कृषि से वनों का विनाश सर्वाधिक हुआ है? मरुस्थलीय क्षेत्र में, हिमालय के गिरिपादों में, उत्तर पूर्वी भारत के आदिवासी क्षेत्रों में, या फिर दक्षिण पूर्वी भारत में? कहां पर झूमिंग कृषि के कारण जो है वनों का विनाश हो गया? कहां पर है? तो वो है उत्तर पूर्वी भारत के जो आदिवासी क्षेत्र पाए जाते हैं वहां पर बहुत ज्यादा जो नुकसान है वो वनों को हुआ है। और आखिरी जो लास्ट वाला जो 150 नंबर का सवाल है, पृथ्वी के तापमान में निरंतर वृद्धि का जो परिणाम है वो क्या होगा? भविष्य की बात बताई गई है। हिम शिखरों से हिम पिघल जाएगा, समुद्रों का जल स्तर ऊपर उठ जाएगा, सागर तटीय भागों का जलमग्न हो जाएगा, या फिर उपर्युक्त सभी जो है वो सही है। देखिए लाजमी ये चीज है कि जब भी पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा तो तापमान वृद्धि के कारण जो है वो जो हिम शिखर है वो पिघलना शुरू हो जाएंगे, और अगर हिम शिखर पिघलना शुरू हो जाएंगे तो जाहिर है कि समुद्र का जो जल स्तर है वो बढ़ जाएगा और सागर का जो तट है वो पूरी तरह से जलमग्न हो जाएगा, जिसके कारण जो है वो सागर के तौर पे सागर की ओर से जो है वो प्रलय आना शुरू हो जाएगा। यानी उपर्युक्त जितने भी ऑप्शन है वो ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही सही है, यानी उपर्युक्त सभी इस सवाल के जवाब है। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोगों ने जो है वो 30 क्वेश्चन देख लिए हैं सामाजिक विज्ञान इस विषय के। ये 30 में से आपका एग्जैक्टली जो स्कोर है, आपका जितना भी स्कोर रहेगा वो स्कोर आप जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस तरीके से जरूर कमेंट करें। और अगर से वीडियो ये आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, और नए नए वीडियोस पाने के लिए इसी तरीके के हमारा चैनल भी सब्सक्राइब जरूर करें।